हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नाइक बैच के क्लास 20 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने क्लास 1 से 19 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। बात करें मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की, तो इसका जो वर्णन किया गया है हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 के बीच में किया गया है। बात करें हमारे संविधान में जो है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो हमारे देश का जो मौलिक अधिकार है वो यूएस के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिकार के बारे में, यानी अधिकार क्या होता है। तो वसाकी के अनुसार अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य क्या करता है, उसे लागू करता है, वही अधिकार कहलाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है जुए को अपना अधिकार बनाना चाहता है तो समाज उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और राज्य भी उसे कभी लागू नहीं करेगा। इस प्रकार जुआ जो होता है एक तरह का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की मांग को समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। इस प्रकार शिक्षा जो है एक अधिकार के रूप में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिकारों के वर्गीकरण, यानी अधिकारों को जो है सैद्धांतिक रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है। तो अधिकारों को सैद्धांतिक रूप से जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला नैतिक अधिकार और दूसरा कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार के एग्जाम्पल में देख सकते हैं तो माता पिता की सेवा करना एक तरह का नैतिक अधिकार है और इसका उल्लंघन करने पर जो है दंड नहीं दिया जाता है, यानी पनिशमेंट की कोई व्यवस्था नहीं की रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कानूनी अधिकार की। तो कानूनी अधिकार वैसा अधिकार होता है जिसका उल्लंघन करने पर जो है व्यक्ति को दंड दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कानूनी अधिकार को भी 2 भागों में बांटा गया है, राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार की बात करें तो इसके एग्जाम्पल के रूप में वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार या फिर सरकार की आलोचना करने का अधिकार एक तरह का राजनीतिक अधिकार है और यह जो होता है सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागरिक अधिकार की। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये सभी जो है नागरिक अधिकार है और ये जो है सभी लोगों को दिया जाता है, यानी वह भारत का नागरिक हो या फिर कोई विदेशी हो, सभी को जो है इन सब इस तरह का जो नागरिक अधिकार होता है दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संवैधानिक रूप से अधिकारों को वर्गीकरण के बारे में। तो संवैधानिक रूप से अधिकारों के वर्गीकरण को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक अधिकार। वैसा अधिकार जो प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं उसे प्राकृतिक अधिकार कहते हैं और इस तरह का जो अधिकार होता है सभी मनुष्य और पशु तथा पक्षी को दिया जाता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं सांस लेने के अधिकार को। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानवाधिकार। इसे जो है यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को एक घोषणा के द्वारा दिया था। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विधिक अधिकार की, तो विधिक अधिकार जो होता है 2 तरह का होता है। एक संवैधानिक अधिकार जिसके अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार को रखा जाता है और दूसरा बात करते हैं संवैधानिक या फिर कानूनी अधिकार की। तो इसमें जो है सूचना का विभाग जो है एक तरह का संवैधानिक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहली बार मौलिक अधिकार कहाँ आया था। तो पहली बार जो है मौलिक अधिकार 15 जून 1215 को ब्रिटेन की जनता को राजा जॉन के द्वारा दिया गया था और इसे ही हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति में वहाँ की जनता को जो है मौलिक अधिकार दिया गया था और 1791 में यूएसए में बिल ऑफ राइट्स आया था जो कि जनता को मिला था और इसी से जो है भारत में जो फंडामेंटल राइट है वो प्रेरित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में मौलिक अधिकार की मांग जो है सबसे पहली बार कब की गई थी। तो भारत में मौलिक अधिकारों की जो सबसे पहली बार मांग की गई थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज बिल में की गई थी। नेक्स्ट उसके बाद जो है 1925 में जो है एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में की गई और उसके बाद जो है 1928 में नेहरू रिपोर्ट में की गई थी और उसके बाद 1931 में जो है कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था और इस प्रस्ताव को किसने तैयार किया था, तो नेहरू जी ने तैयार किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1931 में जो है गोलमेज सम्मेलन में भी जो है मौलिक अधिकार की मांग की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन इसे जो है अस्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद जो है 1945 में जो है सप्रू कमेटी का गठन किया जाता है और इसमें कहा जाता है कि संविधान में जो है मौलिक अधिकार होना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए जो है मौलिक अधिकार कमेटी बनाया जाता है जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वीपी पटेल यानी वल्लभ भाई पटेल और सब कमेटी के अध्यक्ष जो होते हैं जेबी कृपलानी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है और मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार जो होता है असीमित होता है क्योंकि इसे जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जो है बाकी सभी अधिकार को क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौलिक अधिकार क्या है, प्रवर्तनीय है यानी इनफोर्सिएबल है, यानी इसे जो है न्यायालय द्वारा लागू कराया जा
जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौलिक अधिकार मुख्यतः नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। और बात करें कुछ मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वहीं इसे छोड़कर जो है बाकी सभी जो अधिकार है वह इंडियन और विदेशी दोनों को प्राप्त है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग आर्टिकल 17 देख सकते हैं, जिसमें जो है अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है, और यह जो है इंडियन और विदेशी दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधित्याग के सिद्धांत की। तो अधित्याग का जो सिद्धांत लागू किया गया है, इसमें जो है भारत में फंडामेंटल राइट का त्याग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह जो है व्यक्तिगत हित के लिए न होकर सामाजिक हित के लिए होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आच्छादन का सिद्धांत या फिर ग्रहण का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इसमें जो कहा गया है कि यदि कोई गवर्नमेंट जो है ऐसा लॉ बनाती है जो कि अगर उसका पार्ट जो है वैध होता है तो उसे लागू करा दिया जाता है, अगर उसका कुछ पार्ट जो होता है अवैध होता है यानी इलीगल होता है तो उसे जो है हटा दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने, तो वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार है। जिसमें पहले की बात करें तो समानता का अधिकार, जिसे हम लोग राइट टू इक्वलिटी कहते हैं, और इसका वर्णन जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, यानी राइट टू फ्रीडम की, तो इसका जो आर्टिकल है 19 से लेकर के 22 तक किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की, तो इसका जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें तो इसका जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की, तो इसका जो वर्णन किया गया है 29 और 30 आर्टिकल में किया गया है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो इसका वर्णन जो है आर्टिकल 32 में किया गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 12 के बारे में। तो आर्टिकल 12 में जो है राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि वे सभी संस्थाएं जो लॉ मेकिंग का कार्य करती है वह राज्य के अंतर्गत आती है। जैसे कि केंद्र सरकार की बात कर सकते हैं, जैसे इसके अंतर्गत जो है संसद आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत विधान मंडल और स्थानीय निकाय के अंतर्गत ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला बोर्ड तथा सभी सरकारी पदाधिकारी जैसे सरकारी डॉक्टर तथा राज्य के एजेंसी जैसे विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, रेलवे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी कि NTPC। नेक्स्ट हम बात करते हैं UPSC और LIC, ये सभी जो है राज्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संवैधानिक संस्थाएं और सांविधिक संस्थाएं भी जो है राज्य के अंतर्गत आती है, तथा प्राइवेट कंपनी जो है वो भी जो है एक तरह का स्टेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं NCERT जो है स्टेट है या फिर नहीं है। तो चंद्रमोहन खन्ना वर्सेज NCERT 1992 बाद में कहा गया था कि NCERT जो है एक स्टेट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं BCCI के बारे में। तो जी टेलीफिल्म्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2005 के अंतर्गत कहा गया था कि BCCI जो है स्टेट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यायालय के बारे में। न्यायालय जब न्याय यानी जस्टिस का काम करता है तो वह जो है स्टेट नहीं है, और वही न्यायालय अगर प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करता है तो वह एक तरह का स्टेट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की। तो इसमें जो है जो भी विधियाँ फंडामेंटल राइट के असंगत होगी वह जो है शून्य मान ली जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और इसके पहले जो शासन व्यवस्था चलता था वो एक्ट जो है 1935 के तहत चलाया जाता था। इसमें भी कुछ वैसा नियम था जो कि वैध था, इसे जो है हम लोगों ने अपनाया, और उसमें कुछ ऐसा भी नियम था जो कि अवैध था, जिसे जो है संविधान से हटा दिया गया। नेक्स्ट आर्टिकल 13(1) की, तो इसमें जो है संविधान बनने के पहले की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि संविधान बनने की पहले की विधि जो है फंडामेंटल राइट के असंगत है तो उसे जो है शून्य मान ली जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 13(2) की। तो इसमें जो है संविधान लागू होने के बाद की विधियों के बारे में कहा गया है कि यदि वो विधि जो है फंडामेंटल राइट के असंगत होगी तो उसे जो है शून्य मान ली जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 13(3) की। तो इसमें जो है विधि की व्याख्या की गई है। इसके अंतर्गत जो विधि बना जाता है वह अधिनियम या फिर अध्यादेश या फिर आदेश या नियम के तहत बना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 13(4) की। तो इसमें जो है संविधान संशोधन को भाग 3 के संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा कहा गया है, और यह जो कहा गया था केशवानंद भारती वाद 1973 में कहा गया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को डील कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो राजनीतिक अधिकार की बात करें तो मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सरकार की आलोचना करने का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार है। लेकिन किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार जो है यह राजनीतिक अधिकार नहीं है, यह एक तरह का नागरिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 की बात करती है जो है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी यह भारत सरकार, भारत की संसद और सरकारों तथा भारत के क्षेत्र के भीतर अन्य प्राधिकरणों को संदर्भित करता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? तो भारत के संविधान का जो आर्टिकल 13 है वो जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक प्रणाली काफ़ी हद तक स्वायत्त है और न्यायपालिका को भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 और फिल इन द ब्लैंक्स के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 13, यानी भारत में न्यायिक प्रणाली काफ़ी हद तक स्वायत्त है और न्यायपालिका को भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13 के तहत जो है अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 13। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के असंगत और उसका अनादर करने वाले कानून का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर आर्टिकल 13 है, यानी आर्टिकल 13 में जो है मौलिक अधिकारों से असंगत या फिर उसका अनादर करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।